अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में। तो रोटेशनल डायनेमिक्स इसके बाद देखेंगे। आपके पास जो पहला लेक्चर है इस सारे में वो हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जिसको मैंने हेडिंग दी रोटेशनल वेरिएबल्स। तो जब मैं रोटेशनल वेरिएबल्स में देखूंगा तो क्या क्या आएगा इसमें, आपके पास रोटेशनल पोजीशन आएगी, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट आएगा, या रोटेशनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम देखेंगे। मतलब ये हुआ कि हम बेसिक जो डेफिनेशन जो लीनियर मोशन रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ते थे वो सारी डेफिनेशन आज हम दोबारा पढ़ने वाले हैं, मगर उसको रोटेशन के कंसेप्ट से पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब जब हम प्योर रोटेशन की बात करते हैं तो वो एक यानी एक सॉलिड जिस्म जो इसका हर पॉइंट सर्कल में मूव करता है, और उस यानी जो सर्कल का सेंटर होता है वो आपका एक्सिस ऑफ यानी उस सर्कल के सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा होता है, और हर पॉइंट सेम एंगल के साथ सेम इंटरवल में रोटेट कर रहा होता है। अच्छा, तो इसका सादा सादा लफ्जों में बात किए तो क्या है कि आपके पास एक ऐसा बॉडी होगा जो सर्कल में मूव करेगा, और आपके पास उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो उस मैंने लफ्ज लिखा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है अभी बताता हूं। और आपके पास उस जिस्म का हर पॉइंट हर लम्हा एक जैसे एंगल के साथ आगे चल रहा होगा। ठीक है। अब इसमें कोई दो लफ्ज आएंगे, एंगुलर मोशन कहीं बोल दूंगा, कहीं रोटेशनल मोशन बोल दूंगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब समझ लेना है कि आपके पास जो एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन का लफ्ज आए तो समझो वो एक स्पेशल केस है। किसका? रोटेशनल मोशन का। क्यों? क्योंकि आपके पास जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। यानी बॉडी का सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान ना फासला बढ़ेगा ना फासला कम होगा। अगर ये शर्त पूरी होती है तो उस रोटेशनल मोशन को क्या नाम दे देंगे? एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन का नाम दे दिया जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आई हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला एक लफ्ज है रिजिड बॉडी। यहाँ पे जस्ट ऐसे बताया गया कि एक बॉडी के है जो इसके तमाम पॉइंट सेम एंगल सेम इंटरवल से चले। तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके तमाम पार्ट्स एक तरह से लॉक्ड होते हैं। ठीक है। और वो बगैर किसी शेप में चेंज किए, यानी एक पॉइंट के गिर्द घूमेगी तो सारे के सारे पॉइंट एक साथ घूमेंगे उस बॉडी के। तो ऐसी बॉडी को क्या नाम देंगे? रिजिड बॉडी का नाम देंगे। फिर एक लफ्ज आया फिक्स्ड। तो फिक्स्ड एक्सिस क्या होगा कि आपकी रोटेशन एक एक्सिस के गिर्द हो रही है और वो उस जगह से चेंज नहीं हो रहा, यानी वो एक्सिस उसी जगह पे रह रहा है, तो उसे हम फिक्स्ड एक्सिस कहेंगे। अब दोनों बातों को अगर मिला दिया जाए कि रिजिड बॉडी जो किसी भी शक्ल की हो सकती है, अगर वो फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो उस फिक्स्ड एक्सिस को क्या नाम देना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, या इसे रोटेशन एक्सिस भी बाज बुक्स में लिखा होता है। बात समझ आ गई? अगर आप इस फिग में देखें तो आपके पास एक पॉइंटर दिखाया जा रहा है जो कि मूव कर रहा है, मगर उसका ये पॉइंट अगर आप इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो जी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा। तो वो जो जी एक्सिस है वो हमारे लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगा, और ये फिक्स है ओरिजिन के ऊपर। बात समझ आ गई? तो अब ये जो z एक्सिस मेरे लिए होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, या रोटेशन एक्सिस कहलाएगा। क्योंकि जब मैं घूमूंगा तो अगर आप सोचें तो आप z एक्सिस के गिर्द क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जो चीज हमने पहली बात पढ़नी है वो क्या है? वो है जनाब रोटेशनल पोजीशन, या आप इसे एंगुलर पोजीशन भी कह सकते हैं। आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि आपने एक एंगल बनाना है जो किस सिंथ में हो? एंटी क्लॉकवाइज। और ये एंगल कौन बनाएगा? एक रेफरेंस लाइन जो आपके आमतौर पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को माना जाएगा, और वो लाइन जो हमारी रोटेशन को समझा रही है। यानी दो लाइनों के बीच में एंगल, एक लाइन अमूमन अमूमन हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और दूसरी लाइन कौन सी? जो हमारा बॉडी मूव कर रहा है उस बॉडी के ऊपर जो लाइन ड्रा की है वो पॉइंट, उस लाइन और एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आपको क्या समझा रहा होगा? रोटेशनल पोजीशन या एंगुलर पोजीशन।
अब जब ये बॉडी रोटेट करेगा फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये एंगुलर वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा, तो पॉजिटिव हम कब लेंगे? जब हम काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से, तो जो एंगल आएगा उसे आपने पॉजिटिव कंसीडर करना है, यानी वो पोजीशन की वैल्यू पॉजिटिव में कंसीडर होगी। और अगर आप रोटेशन को क्लॉकवाइज देख लेते हैं, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो नेगेटिव में शुमार होगा। अब इसका मतलब जब ये बॉडी, अगर आप फिग में समझे, रोटेट कर रहा है, जैसे एक्स एक्सिस से चला, आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज चलता हुआ जा रहा है, तो ये एक फासला तय कर रहा है, तो हम कहेंगे ये आर्क लेंथ इसने तय किया, डिस्टेंस कवर किया। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, इसी फिग को टू डायमेंशनली दिखा दिया गया कि आपने एक आर्क लेंथ तय की। अगर आप आर्क लेंथ और रेडियस की रेशियो ले लें, तो आप उस एंगल को मालूम कर सकते हैं। यानी आपके पास ये जो रेडियस है ये कहां से है? मैं कहूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट पी तक आपको आर दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में, तो वही आर टू डायमेंशनली ऐसे आ जाएगा। जब वो पी पॉइंट चलेगा तो एस फासला तय होगा सरकमफेरेंस पे, तो आप कुछ हिस्सा आपने तय किया है आर्क लेंथ में, तो थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर का कंसेप्ट आ जाएगा, जिसे आप एस इज इक्वल टू आर थीटा पढ़ते हैं, काफी फेमस इक्वेशन है। अब अगर आर्क लेंथ, अगर मैं कह दूं कि ये रेडियस के बराबर है, जैसे आप नेक्स्ट फिग में देख रहे हैं कि एस बराबर है किसके? आर के, तो इसकी रेशियो सेम ले लो तो ये जवाब 1 आ जाएगा, इससे 1 रेडियन का। इसका मतलब ये जो एंगल इस तरीके से निकलेगा उसके यूनिट क्या हो जाएंगे? रेडियन हो जाएंगे। बात समझ आई? तो आपके पास अगर मैं कहूं ये एंगल निकला कैसे, आप कहेंगे दो लेंथों की रेशियो थी। आपके पास एक, जाहिर है दो लेंथ स्केलर है तो जवाब तो एक नंबर ही आएगा और इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, मगर इस एंगल का जो जवाब होगा उसे मेंशन किस में करना है? रेडियन में करना है, ऐसे यूनिट्स अगर हम इसके बात करें। अब जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो एंगल जरूरी नहीं कि रेडियन में दिया हो, वो आपको डिग्री में भी दे सकता है, वो आपको रेवोल्यूशन में भी दे सकता है, मगर आपके लिए लाजिम होगा कि उसे कन्वर्ट किया जाए किसमें? रेडियन में। अब कैसे किया जा सकता है कन्वर्ट, वो जरा समझ लेते हैं। लेट्स से अगर मैं पूरा सरकमफेरेंस मानूं तो वो 2 पाई आर होगा। जैसे इस फिग में देख सकते हैं आर रेडियस है, तो पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर आ जाएगा आपके पास। तो मैं कहता हूं कि जब आपका जो पार्टिकल है आर्क लेंथ सरकमफेरेंस पे चलेगा तो एंगल कितना बनेगा? 2 पाई डी। कैसे? एस की जगह कितना डाल दो? 2 पाई आर, आर आर से कट जाएगा तो 2 पाई रेडियन बच गया, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि पूरे दायरे में घूमने पे जो पोजीशन आती है वो 2 पाई रेडियन आती है। तो एक पूरे दायरे में 360 डिग्रीज होती हैं या 1 रेवोल्यूशन होता है, तो 1 रेडियन अगर डिग्री में ले जाना पड़े तो 57.3 के बराबर आ जाएगा, आप इसी टूल से निकाल सकते हैं। और 2 पाई रेडियन को तो 1 रेवोल्यूशन में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है 5 रेवोल्यूशन ली, तो 5 रेवोल्यूशन को किससे जरब दे देंगे? 2 पाई से, क्योंकि एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 5 रेवोल्यूशन किसके बराबर आ जाएंगी? 5 इंटू 2 पाई रेडियन। वो तो सादा सा कंसेप्ट है रेवोल्यूशन का, डिग्री में बस समझना है कि 360 बटा 2 पाई, ये 1 रेडियन आ जाएगा। तो एक रेडियन कितनी डिग्रीज के बराबर होता है? 57.3। तो ये मुझे पोजीशन पता चल गई। अब अगली डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी रोटेट करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ साथ, तो उसकी पोजीशन में बदलाव आएगा, वो थीटा 1 से थीटा 2 तक जाएगा। ये जो थीटा की चेंज है इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे डेल्टा थीटा से मेंशन करते हैं। मैंने लिखा थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का कंसेप्ट। तो आपके पास ये जो टूल है इसमें बस याद रखना है कि ये तभी ये हम कह सकते हैं जब बॉडी कौन सी होगी? रिजिड बॉडी, यानी कि हर आपका जिस जो एज अ होल सारी की सारी क्या करती होगी बॉडी, उस पर आप ये बात लागू कर सकते हैं। अगर आप जैसे देखा काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव आएगा, जैसे पोजीशन का कंसेप्ट था। अब इसी से बनेगी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को उसी तरीके से जैसे लीनियर वेलोसिटी में डिफाइन किया था, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपने कहा था डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, तो अब यहाँ पे एंगुलर पोजीशन आ गई, तो डेल्टा थीटा लग गया ऊपर।
तो आपने θ2 माइनस θ1 T2 माइनस T1, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि P पोजीशन पे जब थे T1 पे, फिर आपका P पॉइंट यहाँ पे चला गया T2 पे, तो थीटा में बदलाव आया, तो वो डेल्टा थीटा आपने लिखा, तो वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं इसको एक लम्हे पे देखना चाहूं तो इंस्टेंटेनियस का केस ले दूंगा, तो कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा तो ये पी पॉइंट एक दूसरे से इंतहाई करीब होंगे, तो उस एक लम्हे की वेलोसिटी आपको हासिल हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि जब अगर आप इसी फिक को देखें तो आप इसके ऊपर मुख्तलिफ डॉट्स लगा लें, तो आपके पास जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे रिजिड बॉडी के, वो डिफरेंट डिस्टेंस पे होंगे और गिवन इंटरवल पे। यानी अगर आप इस फिक में यहाँ पे एक डॉट लगाएं, यहाँ पे डॉट लगाएं, जब ये बॉडी घूम रही होगी तो इनका डिस्टेंस तो अलग अलग है, टाइम आगे चलता जाएगा। अब आपके पास जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होंगे तो जाहिर है उतना ये फर्क आपको नुमाया लगेगा, लेकिन चूंकि बॉडी रिजिड है, तमाम पॉइंट एक साथ मूव कर रहे हैं, सेम टाइम पे मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हर पॉइंट जो रिजिड बॉडी का होगा वो सेम एंगुलर वेलोसिटी का होगा। यानी कि आपके पास थीटा की चेंज चाहे आप कम फासले से देखो चाहे ज्यादा फासले से देखो, वो चेंज क्या आएगी, सेम आएगी आपके पास। अब आपके पास चूंकि बॉडी सारी की सारी एक साथ मूव कर रही है, तो इसका सारे के सारे पॉइंट एक जितना एंगल ट्रेवल करेंगे तो एक गिवन टाइम के अंदर, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी सेम होने वाली है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर भी अगर आप देखते हैं। फिर एंगुलर वेलोसिटी को आप पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हो। पॉजिटिव आप कैसे कहोगे, जब आपके पास डायरेक्शन इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग से मुराद आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाएंगे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी, डेल्टा थीटा की वैल्यू सॉरी, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एक्स एक्सिस के मुखालिफ जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू में कमी आ रही है। तो यही चीज लिखा हुआ है कि अगर आप डिक्रीजिंग थीटा पे जाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और अगर इंक्रीजिंग थीटा पे जाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। अब इंक्रीजिंग थीटा समझते हैं ना, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दूर होते जाओ, अब डेल्टा थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो जवाब पॉजिटिव में आएगा। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब जाते जाओगे तो थीटा डेल्टा थीटा की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी का जवाब आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। अगर आप इसके यूनिट देखें तो थीटा ओवर टी, थीटा की यूनिट रेडियन था, आपने माने थे टाइम सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड होंगे। आमतौर पे रेवोल्यूशन पर सेकंड या आरपीएस एक फेमस टर्म हम यूज करते हैं, आरपीएस अक्सर मशीनों के ऊपर उसके आरपीएस लिखे होते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड, मगर अगर पेपर में आरपीएस आता है तो आपके लिए लाजिम है कन्वर्ट करना उसको किसमें, रेडियन पर सेकंड में। और इसकी डायमेंशन अगर आप देखें तो टी इनवर्स आ जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी वाली डायमेंशन है। क्यों, क्योंकि रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं थी, वो तो दो लेंथों की रेशियो थी आपके पास, नीचे सिर्फ टाइम ही बचेगा तो टी इनवर्स आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो जब एंगुलर वेलोसिटी में बदलाव आता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर थोड़ा सा पुरानी डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी की चेंज को टाइम के लिहाज से देखेंगे तो अल्फा बनेगा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ये इसकी एवरेज वैल्यू है, अगर आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे जाते हो तो आप लिमिट का केस लगा दोगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब अगर यहां से इसके यूनिट देखे जाएं, डेल्टा डब्ल्यू के यूनिट्स क्या थे कि भाई आपके पास रेडियन पर सेकंड, फिर नीचे बटे में सेकंड आ गया, तो आप इसे लिख सकते हो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या अगर आप दूसरे में जाते हो तो रेवोल्यूशन पर सेकंड भी लिख सकते हो। फिर वक्त मैं इसे रेडियन पर सेकंड ही कर देता हूं ताकि समझाना आसान रहे, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी उसी तरीके से वेलोसिटी की तरह पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर यानी वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर कम हो रही है तो नेगेटिव होगा। अब ये जो तीनों चीजें पढ़ी आपने, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर मैं इनकी वेक्टर नेचर को डिस्कस करूं तो आप कहोगे इनकी एक यूनिक डायरेक्शन होगी जो कि आपके पास अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। यानी आपने इन सब की डायरेक्शन एसोसिएट करनी है किसके अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग, जो आपकी एक्चुअल मोशन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि आपके पास एक व्हील घूम रहा है, अब ये उसकी असल मोशन है, मगर आपने जो इसकी डायरेक्शन देनी है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर देनी है।
अब ये निकलेगी कैसे? तो इसका रूल ये है कि आपने अपनी उंगलियों को कर्ल करना है, हैंड को रोटेटिंग, अपनी उंगलियां उस तरफ जाएं जिस तरफ बॉडी घूम रही है, यानी पहिया जिस तरफ घूम रहा है या व्हील जिस तरफ घूम रहा है। तो आपकी जो कर्ल है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को जाहिर करेंगी, और जो थंब होगा वो आपकी डायरेक्शन बता देगा एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर क्वांटिटी की, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, जिसमें एक्सेलरेशन भी आएगा। अब अगर आप इसके मुखालिफ जाते, जैसे डायरेक्शन के मुखालिफ हो गया, अब आपका व्हील अपोजिट मूव कर रहा था, तो उंगलियों ने तो डायरेक्शन के साथ जाना था, अब थंब नीचे है, तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, यानी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी आप नीचे मानेंगे, ओमेगा की डायरेक्शन नीचे मानेंगे। ये एग्जांपल मैंने ओमेगा के लिहाज से दी है, आप इसे डिस्प्लेसमेंट पे भी अप्लाई करेंगे, आप इसे एक्सेलरेशन पे भी अप्लाई करेंगे, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, या और सादा लफज, जिस चीज के साथ लफज एंगुलर लग गया उसकी डायरेक्शन आपने बिला सोचे समझे कह देनी है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन का हमें कैसे मालूम पड़ता है? राइट हैंड रूल से, कि उंगलियां घुमा दो डायरेक्शन की तरफ, रोटेशन की जानिब, और थंब आपको क्या बताएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन बताएगा। बात समझ आ गई? जैसे अब मैंने लफज बोला ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, तो इन सब चीजों की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मानी जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।